नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं और ये झटके और कोई नहीं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के कारण लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से सत्ता में आए हैं, उसके बाद से इस देश के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को लगातार दुनिया में अलग थलग करने में मोदी जी लगे हुए हैं और ये उनकी कूटनीतिक जीत है कि आज पाकिस्तान के विरोध में इस्लामिक कंट्रियां भी खड़ी हुई हैं। और अभी करारा जो उसको झटका लगा है वो इंडोनेशिया से लगा है, जिन्होंने यूएनएससी में एक मुद्दा उठाया था कश्मीर को लेकर के, और वो चाहते थे कि ये बयान दर्ज हो और इस पर चर्चा हो। लेकिन ये इंडोनेशिया, क्योंकि आप देखिए कि वो इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है, तो उसने उसका बयान ही डिलीट कर दिया और उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये बताता है कि किस तरह से मोदी जी की कूटनीति के कारण पाकिस्तान का साथ अब इस्लामिक कंट्रियां भी नहीं दे रही हैं। इंडोनेशिया का भारत के पक्ष में खड़ा होना कश्मीर के मुद्दे को पुख्ता करता है और ये पाकिस्तान को शर्मसार करने वाला एक कदम है कि वो ये समझे कि अपने देश की चिंता करे, ये भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के बारे में राग अलापना बंद करे। पाकिस्तान ने जितना कश्मीर के बारे में कई संगठनों में जाकर के और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर के इन मुद्दे की बातें की हैं, उससे हमेशा उसी का अपमान हुआ है। हर इंटरनेशनल मंच पर उसको ये कहा गया है कि ये द्विपक्षीय मोर्चा है, इसके बारे में हम बीच में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन ये केवल चीन है, पूरा अगर आप देखेंगे तो इस साउथ एशिया में केवल उसके साथ एक चीन बचा है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की जमीन को हड़पे हुए है, दबाए हुए है काफ़ी सालों से, और आगे बढ़ने की नीति से वो बॉर्डर एरिया में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। चीन के अलावा और कोई पूरा साउथ एशिया में देश इस समय पाकिस्तान के साथ नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से जो सऊदी के प्रिंस हैं, उन्होंने ओआईसी में जो ओआईसी को लेकर के पाकिस्तान ने कहा था कि ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, उस पर भी साथ नहीं दिया। और ये मोदी जी की कूटनीति के कारण बता रहा हूं कि पाकिस्तान को कहा गया कि आपने जो धमकी भरा लहजा इस्तेमाल किया है कि या तो सऊदी अरब हमारे साथ आए, नहीं तो हम अलग से भी ओआईसी की मीटिंग कर सकते हैं। इसको लेकर के वहां के प्रिंस काफ़ी नाराज हुए थे और इतना नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि वो जो 6.2 अरब डॉलर का जो लोन हमने दिया है, उस लोन को वापस करो। ये केवल मोदी जी की वजह से हुआ है। कोई अगर ये समझ रहा हो कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का झगड़ा था, एक प्रिंस का उनके विदेश मंत्री ने अपमान कर दिया, इतने भर तक की बात थी, तो ये उन लोगों की भूल होगी जो ऐसा सोच रहे हैं। जो मोदी जी को समझते हैं, जो मोदी जी को जानते हैं, वो जानते होंगे कि मोदी जी जब भी कभी इन देशों में गए हैं, किस तरह से गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है। और ये मोदी जी की ही एक कूटनीति है कि इस्लामिक कंट्री जितनी भी हैं, 1-2 कंट्रियों को अगर छोड़ दें जहां आतंकवाद परस्त देश जो हैं उनको अगर छोड़ दें, तो बाकी देश जो विश्व में शांति चाहते हैं, अपने देश की तरक्की चाहते हैं, अपने लोगों का भला चाहते हैं, वो सभी लोग मोदी जी के साथ, माने भारत सरकार के साथ मिलकर के खड़े हैं। अभी इसी का नतीजा आप देख लीजिए कि इंडोनेशिया ने उसको पाकिस्तान का ये बयान ही डिलीट कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है। और इंडोनेशिया वो देश है, अब आजकल देखिए गणेश उत्सव चल रहा है, वहाँ वो देश है जो मोदी जी ने अपने भाषण में भी बोला कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यदि कोई है तो वो इंडोनेशिया है। और उस इंडोनेशिया में रामायण पढ़ाई जाती है, रामायण लोग पढ़ते हैं, रामायण का मंचन किया जाता है। वहीं इस समय गणेश उत्सव चल रहा है, वहाँ गणेश जी की भी मूर्ति की स्थापना करके और पूजा की जाती है। बाकायदा भारत से मूर्तियाँ मंगाई जाती हैं और इंडोनेशिया में जो 20,000 का नोट है उस पर बाकायदा गणेश जी की मूर्ति छपी हुई है। उनको बुद्धि का देवता माना जाता है। अब अगर यही भारत में होने लगे कि देखिए, हमारे लिए भी ये शिक्षा की बात है कि दुनिया का सर्वाधिक मुस्लिम कंट्री
जनसंख्या वाला यदि कोई है तो इंडोनेशिया। वहाँ रामायण पढ़ाई जाती है, रामायण पढ़ी जाती है, रामायण का मंचन होता है। वहाँ की करेंसी पर, वहाँ के नोट पर गणेश जी की मूर्ति छपी हुई है, फोटो छपी हुई है। लेकिन अगर यही मूर्ति भारत के नोटों पर छपी होती, या मोदी जी अभी प्लानिंग कर दें कि भगवान के देवी देवताओं की फ़ोटो यहाँ छापेंगे, तो यहाँ बवाल हो जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है कि जब मुस्लिम कंट्रियों में, जिसमें कई सारे ऐसे देश हैं मुस्लिम कंट्री, जहाँ राम का सम्मान किया जाता है, राम को पूजा जाता है, राम का मंचन किया जाता है, वहीं हमारे देश के जो बैठे हुए तथाकथित सेकुलर मुस्लिम हैं, वो कभी राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं तो कभी मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। जबकि मोदी जी का जो नारा है वो सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर के है। और ये सबका साथ सबका विकास केवल भारत की बात नहीं है। आज मोदी जी की कूटनीति ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये नारा केवल और केवल भारत के लिए नहीं है, ये उन्होंने दुनिया के लिए दिया है कि दुनिया में सबका साथ और सबका विकास। इसी कड़ी को आप देखिए तो जर्मनी मना कर देता है कि जर्मनी उसको पाकिस्तान ने पनडुब्बी में अपने उन्नत उसको पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए AIP की मांग की जर्मनी से सौदा किया। उसको उम्मीद थी कि जर्मनी उसको दे देगा, लेकिन क्योंकि जर्मनी भी ये जानता है कि जो ये पाकिस्तान है, इसकी जो पनडुब्बी ये खरीद रहा है, या जो पनडुब्बियों में ये इक्विपमेंट लगा रहा है AIP, जो कि सांस लेने में काम आता है, जिसके कारण पानी के नीचे पनडुब्बियाँ 1 हफ्ते से भी ऊपर रह सकती हैं, तो ये इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल कहाँ करेगा? तो सारी दुनिया जानती है कि ये इनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करेगा और सबसे पहले भारत के विरुद्ध करेगा। तो इसी बात को दुनिया का कोई देश नहीं चाहता, जो लोग शांति चाहते हैं। और मोदी जी की कूटनीति के कारण पाकिस्तान को अलग थलग होना पड़ा, तो जर्मनी ने भी उसको ये AIP देने के लिए मना कर दिया। हम लोगों को ये समझना होगा कि भारत में अब जिनके हाथों में ये देश की बागडोर है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कूटनीति, उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता इस तरह की है कि अब वो इस देश को पूरा सुरक्षित करने के लिए पूरी चौकसी से काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो भी चाल चलने की कोशिश करेगा, उसका एडवांस में मोदी जी इंतज़ाम कर देते हैं। वो जर्मनी गया तो जर्मनी से डिफीट खाई। वो सऊदी अरब से कुछ चाहता था कि OIC में सऊदी मुस्लिम कंट्री होने की वजह से उसका साथ दे दे, वहाँ उसने डिफीट खाई। अभी इंडोनेशिया देखिए कि वहाँ वो कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, वहाँ भी उसको मात खानी पड़ी। हमें सबको समझना होगा, पूरी दुनिया को मोदी जी समझ लेंगे। पूरी दुनिया से जो भी साथ चाहिए इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, वो मोदी जी करने में लगे हुए हैं। और हम देख रहे हैं 2014 के बाद से कितनी दशा और दिशा इस देश की बदली है। सेना को कितना साजो सामान मिला है। पिछले 30 साल से जो कोई सेना ने समझौते नहीं किए थे, लेकिन वो अब मोदी सरकार ने किए और देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जा रहा है। वहीं हम सबको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन अभी भी भारत की भूमि में घुसपैठ की कोशिश में लगा हुआ है। और लद्दाख एरिया में अभी भी चीन पीछे नहीं हटा है। वो घुसपैठ की नीयत से वहाँ बैठा है ताकि दबाव बनाए और किसी दिन भारत की सेनाएं पीछे जाएं तो मैं आगे बढ़ जाऊं। उसकी कोशिश होगी कि अभी आने वाले दिनों में सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में बर्फ़ पड़ेगी और बर्फ़ पड़ने में -डिग्री टेम्परेचर भी वहाँ हो जाता है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं कहीं ना कहीं घुसपैठ कर जाऊं। लेकिन वो जानता नहीं है कि इस समय जो केंद्र में सरकार है वो भाजपा की सरकार है, जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी करते हैं। और नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो अगले 20 साल की सोच के चलते हैं, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। और इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के जो ये मंसूबे पाले हुए हैं कि वो भारत का कुछ बिगाड़ पाएंगे, तो वो भूल में है। मोदी जी इस समय, पाकिस्तान तो कोई चीज़ ही नहीं है, पाकिस्तान तो भारत के सामने और मोदी जी के लिए चुटकी का खेल है, चुटकी का, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसका इंतज़ाम तो 2014 में जब मोदी जी बैठे थे सीट पर, सत्ता पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, बस वो तभी से
पाकिस्तान का तो शुरू हो गया था कि भाई अब इसका अंत होना शुरू हो चुका है और अलग थलग करना शुरू कर दिया था। अब इंतजाम चीन का होना बाकी रह गया है और चीन का इंतजाम भी मोदी जी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आप देखिए चीन क्या करता है। चीन हमेशा किसी ना किसी को आगे करके छद्म युद्ध की कोशिश करता है। पाकिस्तान को आगे करके भारत को कमज़ोर करने के लिए आतंकवादी भेजे, वो पाकिस्तान के पीछे चीन ही था। नेपाल को आगे किया भारत से लड़ाने के लिए, भारत से रिश्ते उसके बेकार करने के लिए, बिगाड़ने के लिए उसने पाकिस्तान नेपाल के प्रधानमंत्री का सहारा लिया और पीछे से वार करने वाला काम करता है। लेकिन मोदी जी सब दुश्मनों को सबक सिखाने में पूरी तरह सक्षम है, चाहे वो चीन हो या चीन के एजेंट हों। हमें देश के बाहर और देश के भीतर दोनों तरह के दुश्मनों से फाइट करनी पड़ रही है। देश के अंदर भी जो बैठे हैं गद्दार, उनको देशवासी संभाल रहे हैं। इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है। अब कोई भी देश का गद्दार जरा सी भी कोई आवाज़ उठाता है, देश को समाज को तोड़ने की बात करता है, तो देश के बैठे हुए देशभक्त उसका इलाज करते हैं और मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन का इलाज करने में लगी हुई है। इंडोनेशिया की ये जो यूएनएससी को लेकर के इंडोनेशिया ने जो ये कदम उठाया है, ये मोदी जी की कूटनीतिक जीत है। वहीं ये पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है, क्योंकि वो सोच रहा होगा कि इस्लामिक कंट्री होने के कारण इंडोनेशिया उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि अब धर्म के नाम पर किसी देश से लड़वाना वो हो सकता होगा, लेकिन भारत से ये संभव नहीं है। नमस्कार।